हेलो एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीतियाँ और थोड़ा सा फोकस करेंगे हम प्रेस के विकास पर। ऑल्दो जो प्रेस के विकास के बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ लिया था जब हमने शुरुआत ही की थी, लेकिन यहाँ फिर से एक बार सिस्टमेटिकली एक टाइमलाइन बनाई है, उसका मैं डिस्कस करूँगा। बट ज़्यादा फोकस आज हम भू राजस्व नीतियों पर करेंगे। बात की जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिन्होंने भारतवर्ष में 1600 में अपना एडवेंट शुरू किया। उसके बाद 1600 के बाद यहाँ पर पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एज अ ट्रेड कंपनी भारत आई थी। ब्रिटेन की रानी ने इन्हें, क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड था 1558 टू 1603, इन्हें 15 साल के लिए भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए एक अधिकार दिया गया था। ऐसे में जब भारतीय और मुगल शासक जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और आए और जो भी भारतवर्ष में मुगलों से व्यापार का जो एकाधिकार लेने में कामयाब रहे, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम सीधा मूव फॉरवर्ड करेंगे 1757 में। दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट और टाइम पीरियड फॉर ब्रिटिश कंपनी। दैट वाज बैटल ऑफ पलासी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और उसके बाद एक निर्णायक लड़ाई जो लड़ी गई, बक्सर का युद्ध, जिसमें बंगाल के नवाब और अवध के और दिल्ली के, इनकी संयुक्त सेना ब्रिटिशर्स से हार गई। और 1765 में जो रेवेन्यू राइट्स हैं वो मिल गए ब्रिटिशर्स को। और ऐसे में जब ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू राइट्स मिले, तो जब पहले तो कोई स्पेसिफाइड रेवेन्यू पॉलिसी नहीं थी, उसके बाद उन्होंने मनमाने तरीके से रेवेन्यू को एकत्र करना जारी रखा। और इसमें जो करप्शन और जो ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल थे, इनके बारे में करप्शन के भी कुछ एक पॉइंट्स सामने आए। ऐसे में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, जो ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके कार्यों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1781 में एक्ट आया, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया। लेकिन भू राजस्व नीतियों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले भू राजस्व नीति के लिए जो प्रथम प्रयास किए गए, इट वाज स्टार्टेड इन 1792। यहाँ से मैं थोड़ा सा फिर से बात की जाए सबसे पहले 1772 की, और हेस्टिंग्स की जो व्यवस्था थी, इजारेदारी व्यवस्था थी, इसका बंगाल क्षेत्र था। इसमें जो व्यवस्था की गई कि अधिक राजस्व वसूलना, सीधा सा जो ब्रिटिशर्स का जो मकसद था, सीधा था उनका मकसद कि वो राजस्व वसूलेंगे, अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा हो, वही इनका काम था। और ऐसे में इनका जो पंचवर्षीय ठेका करवाया गया, इसके लिए जो भी ठेकेदार अधिक बोली लगाते थे, उसी को ही ठेका दे दिया जाता था। कहने का मतलब क्या था कि 1793 तक, जब तक कि स्थायी बंदोबस्त शुरू नहीं हुआ, उससे पहले से मैं शुरू कर रहा हूँ कि उससे पहले राजस्व की नीतियाँ किस तरह की थी। तो 1772 में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने इजारेदारी प्रथा चलाई। इसका जो क्षेत्र था वो बंगाल था। और इसकी बात की जाए तो सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था जो इसकी व्यवस्था थी, अधिक से अधिक भू राजस्व वसूलना। एक पंचवर्षीय 5 सालों के लिए ठेका दे दिया जाता था, अधिक बोली लगाने को ठेका दे दिया जाता था। उसके बाद जमींदारी व्यवस्था, या इसको इस्तमरारी भी कहा जाता है, ये बंगाल और बिहार में अवेलेबल थी। इस समय जो जमींदार थे उनको ही भूमि के मालिक बना दिया गया, और जमींदारी को ये पैतृक भूमि अधिकार इनको दे दिए गए कि जो भूमि जमींदार को दी गई, उसके बाद उनकी जो पैतृक संपत्ति बन जाती थी। इसके बाद बात आती है 1786, 1786 में जब
स्थायी बंदोबस्त की बात की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1792 में, वैसे ही माना जाता है एग्जैक्टली कि 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो 1790 में एक नया जो प्लान लाया स्थायी बंदोबस्त का, इसमें 10 वर्ष के लिए स्थायी बंदोबस्त करने का एक प्रोसीजर किया गया। इसका जो एरिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी। जमींदारी और इस्तेमारी भी से ही कहा जाता है। इसमें लगान एक निश्चित की गई थी। इसमें जो लगान जो वसूल करते थे, इसका 10/11 भाग कंपनी को जाता था और 1/11 भाग स्वयं जमींदार अपने पास रख लेता था। लेकिन यदि समय पर जमींदार अपनी टैक्स को, उस लगान को अगर निश्चित समय में जमा नहीं करता था, तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। उसके बाद बात आती है 1820 से 1827। इम्पोर्टेंट है ये रैयतवाड़ी। ये थॉमस मुनरो द्वारा चलाई गई और साथ ही साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स ने महालवाड़ी चलाई। बात की जाए रैयतवाड़ी सिस्टम की, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया। ये पूरे जो एरिया का लगभग 51% भाग में, बम्बई, मद्रास और आसाम में। अगर रैयत की बात की जाए तो रैयत किसान को कहा जाता था। इसमें क्या किया गया कि रैयत जो किसान है, इनसे सीधा बंदोबस्त किया गया, इनसे ही समझौता किया गया कि ये अपनी जो खेती का एक निश्चित परसेंटेज ब्रिटिशर्स को देंगे। इसमें भूस्वामित्व रैयत यानी किसानों को ही भूस्वामित्व दे दिया गया। बात आती है फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स की महालवाड़ी। ये 31% क्षेत्र में लागू हुई। इसमें मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब, ये हमारा जो उत्तरी भारत का एरिया है, वहाँ पर मालवाड़ी व्यवस्था चलाई गई। महलवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व का बंदोबस्त पूरे माहौल से किया गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे अभी भी हमारा जो मुहाल होता है, एक रेवेन्यू मुहाल होता है, इसमें बंदोबस्त किया जाता है कि एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ का जो एक माहौल बना दिया जाता है, उसमें एक मुखिया या प्रधान बना दिया जाता है। उनसे समझौता किया जाता है कि आप स्पेसिफाइड एरिया का जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और उसकी जो मात्रा निश्चित की जाती है, जो मात्रा निश्चित की गई, वो ब्रिटिशर्स के लिए जमा करवाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक बार फिर से मैं शुरू करूं कि बहु राजस्व नीतियों में 3 नीतियां सबसे इम्पोर्टेंट थी। भारतवर्ष एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। ऐसे में इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार का बंदोबस्त सिस्टम चलाया गया। सबसे पहला था 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, लेकिन प्रॉपरली 1792 या 93 इसमें डेट लिखी जाती है। 1786 में, या इसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं या इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया, 10 साल के लिए चलाया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का कुछ एरिया, ये जो क्षेत्र थे, इसमें ये व्यवस्था चलाई गई और जमींदार को मालिक बना दिया गया, उसको पैतृक अधिकार दे दिए गए और जो निश्चित तय सीमा की गई है, 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग स्वयं को रख सकता था। समय पर टैक्स इकट्ठा ना करने पर उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। दूसरा भाग था हमारा जो दक्षिण वाला हिस्सा था, मद्रास, बम्बे और आसाम, जो एक हमारा पूर्वी क्षेत्र था। यहाँ पर 1820 और 27 के बीच में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई गई। थॉमस मुनरो, रैयत कहा जाता था किसान को, किसानों से सीधा समझौता किया गया, उन्हें ही भूमि का मालिक बना दिया गया और कर की सीमा सुनिश्चित कर दी गई। और ये जो भाग था, लगभग 51% भाग, जितना क्षेत्र भी भारतवर्ष में था उसका लगभग 51% क्षेत्र में क्या कर दिया गया, रैयतवाड़ी। और तीसरी हमारी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने महालवाड़ी व्यवस्था चलाई, ये 23% क्षेत्र पर चलाई गई। इसमें मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब, जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट है, इसका क्षेत्र था। इसमें जो भू राजस्व का बंदोबस्त किया गया है, पूरे मुहाल से एक प्रधान को किया। प्रधान या से जमींदार ही के एक किस्म से इनसे समझौता कर लिया गया। इसके बाद बात आती है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भू राजस्व नीतियाँ हमारी यहीं पर समाप्त होती है।
उसके बाद 1876 में रॉयल्स टाइटल्स एक्ट पास हुआ। 1876 में ही क्वीन विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दे दी गई। आधुनिक उद्योगों की बात की जाए तो 1853 में प्रथम सूती वस्त्र मिल मुंबई में खोली गई। 1855 में पहली जूट मिल हरिशिरा वेस्ट बंगाल में खोली गई और 20वीं शताब्दी में चीनी और सीमेंट की भी उद्योग फैक्ट्रियां खोली गई। प्रेस के विकास की बात की जाए तो प्रेस के विकास के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था। ये मैं सिर्फ वन लाइनर, इसमें डेट और कौन सा समाचार पत्र निकला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1780 द बंगाल गजट, ये पहला न्यूज़पेपर था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। 1799 प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया बेल्जली द्वारा क्योंकि फ्रांसीसी आक्रमण का भय था। 1823 में प्रेस स्थापना पर फिर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1835 में प्रेस अधिनियम लाया गया सर चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा और इन्हें ही प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, सर चार्ल्स मेटकॉफ। 1857 में प्रेस प्रतिबंध अनुज्ञप्ति 1857 विद्रोह के कारण लगा। 1867 में प्रेस पंजीकरण अधिनियम बनाया गया। 1878 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया और इसमें जो वर्नाक्यूलर प्रेस है इस पर रोक लगा दी गई। 1883 सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा मिली। 1908 फिर समाचार पत्र अधिनियम, ये उग्रवादियों पर अंकुश लगाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। और 1910 भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जो प्रतिबंध 1878 में लगाए गए थे उसी की तर्ज पर 1910 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लाया गया। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल जिस तरह से स्पेक्ट्रम में जिस तरह से टॉपिक वाइज डिस्कशन है, मैं वैसे ही इसका डिस्कशन अभी कर रहा हूँ। जैसे ही ये पूरे टॉपिक वाइज हमारे ये क्लोज होगा, उसके बाद मैं सेपरेटली एक टाइमलाइन के तहत और डिस्कशन करूँगा। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने भूराजस्व नीतियाँ, कुछ मिसलेनियस फैक्ट और प्रेस के विकास के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएंगे। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।